आज हम इस वीडियो में देखेंगे डेटा टाइप के ये सारे ऑप्शन कवर करेंगे। तो डेटा टाइप में जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं ये सब डेटा से रिलेटेड है। डेटा मीन्स मैं आपको डेटा दिखाता हूँ क्या होता है। तो सीट 1 पे यहाँ पर मैंने कुछ डेटा ले रखा है। तो डेटा इससे बड़ा भी हो सकता है और डेटा बड़ा होता भी है। तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट हैं जिनके कोर्स हैं, नेम ऑफ स्टूडेंट, कॉन्टैक्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट, बैच टाइम और भी कुछ फील्ड्स या हेडिंग्स हो सकती हैं और डेटा भी काफ़ी बड़ा हो सकता है। तो ये होता है आपका डेटा। तो आई थिंक समझ में आ चुका होगा कि डेटा क्या होता है। तो ये डेटा तो हमने सिंपली यहाँ पे टाइप किया है और आप भी टाइप कर सकते हैं। पता होगा आपको कैसे टाइपिंग करनी है, यहाँ पे डेटा कैसे मेंटेन करना है। तो ये तो हमने सिर्फ डेटा को टाइप किया है। डेटा टाइप में जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं ये इसी डेटा पर वर्क करने के लिए हैं। इनको हम अभी एक एक करके आगे देखेंगे। फिलहाल अभी हम देखते हैं गेट एक्सटर्नल डेटा। ये सारे ऑप्शन देखते हैं। तो सीट 3 पे आते हैं, गेट एक्सटर्नल डेटा। यानी कि ये जो जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, तो इनसे हम क्या कर सकते हैं कि किसी दूसरे चैप्टर से, अगर मान लीजिए कि हमने MS एक्सेस पर डेटा एंटर किया है, यानी हमने MS एक्सेस पर डेटा को टाइप किया है और हमें एक्सेल में चाहिए, तो हम फ्रॉम एक्सेस पर क्लिक करके उस एक्सेस की, जिसमें हमने डेटा बना रखा है, उस एक्सेस की फाइल को ओपन कर लेंगे और उसमें जो भी डेटा होगा सिंपली यहाँ पे वो आ जाएगा। तो इस तरह से हम फ्रॉम एक्सेस से, यानी कि एक्सेस फाइल का डेटा यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। वेब का भी डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको करके नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि मेरे पास एक्सेस और वेब की कोई ऑलरेडी फाइल, यानी उसमें कोई डेटा है नहीं। हाँ, एक फाइल मैंने टेक्स्ट की बना रखी है, फ्रॉम टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट फाइल जो होगी उससे डेटा को कैसे इंसर्ट करेंगे। तो जैसे हम टेक्स्ट से कर रहे हैं ठीक इसी प्रकार सभी से होता है। तो अगर आपको फ्रॉम एक्सेस या वेब से डेटा लेना है तो जैसे मैं टेक्स्ट से ले रहा हूँ, इसी तरह से आप यहाँ से भी डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। बाकी फ्रॉम अदर सोर्स भी इसमें भी कई ऑप्शन है। SQL सर्वर से या मतलब और भी XML डॉक्यूमेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी XML के जो डेटा होगा वो भी यहाँ पे हम इंपोर्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको फ्रॉम टेक्स्ट से करके दिखाता हूँ और इसी तरह से सभी हम लोग वेब से लेना हो या एक्सेस से लेना हो, जैसे टेक्स्ट से लेते हैं वैसे ही सभी ऑप्शनों से लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट फाइल बना रखी है यूपी नाम की। यूपी नाम में जो डेटा है वो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप। तो इसको मैं इंपोर्ट करता हूँ एक्सेल में। तो यहाँ से मुझे इंपोर्ट करना है तो सिंपली मैंने फ्रॉम टेक्स्ट पे क्लिक किया और डेस्कटॉप पे वो फाइल पड़ी हुई है, डेस्कटॉप से फाइल को इंपोर्ट कर लिया और यहाँ से मैं नेक्स्ट करूँगा और ये दिखा रहा है कि इस तरह से डेटा शो होगा। फिर नेक्स्ट करूँगा और फिनिश कर दूँगा। और सिंपली ये पूछ रहा है कहाँ से डेटा चाहिए, तुमने क्लिक पहले ही कर रखा था तो ऑटोमेटिक एड्रेस ले लिया और ओके कर देंगे। तो ये देखिए डेटा यहाँ पर आ चुका है। तो डेटा जो आया है, तो नेम, यहाँ तक तो डेटा सही है, नेम में नेम, फादर्स नेम और कॉन्टैक्ट नंबर। बट ये 2 लाइनें क्यों मिस्टेक हो रही हैं अभी हम आपको बताते हैं। और लास्ट में ये भी आपका सही है। तो ये ऐसा हो रहा है क्योंकि टेक्स्ट फाइल यानी नोटपैड की फाइल है। तो यहाँ पर जो डेटा लिखा हुआ है, तो ये जो 2 लाइनें लिखी हुई हैं इनके बीच में टैब का इस्तेमाल नहीं किया गया है। नेम और फादर नेम के बीच में टैब है, यहाँ पर भी टैब का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पर भी टैब है, यहाँ पर भी टैब है। इस तरह से इनके बीच बीच में टैब का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर भी टैब का इस्तेमाल किया गया, बट यहाँ पे टैब का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये मैंने आपको दिखाने के लिए किया है। तो टैब का इस्तेमाल करने से क्या होता है कि जब हम टैब बटन दबाते हैं तो जब इस डेटा को हम एक्सेल में इंपोर्ट करेंगे तो टैब की जगह वो न्यू कॉलम दे देता है। अगर टैब दबाया प्रेस किया है तो वो एक्सेल क्या करेगा, उसको एक नए कॉलम में शिफ्ट कर देगा। बट इसमें हमने यहाँ पे टैब प्रेस नहीं किया था, सिर्फ मोहन और बीच में स्पेस है। इस वजह से यहाँ पर जो डेटा आया है वो पूरा एक ही कॉलम में आया है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि अगर टेक्स्ट फाइल से डेटा लेना है तो टेक्स्ट फाइल पर डेटा किस फॉर्मेट में टाइप होना चाहिए ये आपको पता चल गया होगा। बाकी जो एक्सेस और वेब हैं तो ये तो और भी आसान है। फ्रॉम टेक्स्ट ही थोड़ा टफ था इसलिए मैंने इसी को बता दिया है। उसके बाद एग्जिस्टिंग कनेक्शन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कौन कौन से कनेक्शन डेटाबेस से हमारे बने हुए हैं। तो फिलहाल तो यहाँ पर नो कनेक्शन दिखा रहा है। तो इसमें सिर्फ कनेक्शन देखे जाते हैं, यानी अगर हमने कोई वेब से डेटा लिया है, एक्सेस से लिया है या SQL सर्वर से लिया है फ्रॉम अदर सोर्स में जाकर के, तो सारे कनेक्शन यहाँ पे दिखाई देते हैं। फिलहाल तो अभी कोई कनेक्शन नहीं है तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। और ये जो कनेक्शन से रिलेटेड ऑप्शन है यहाँ पर, तो ये भी वही चीज़ है। कनेक्शन में यहाँ पे दिखाता है कि कितने कनेक्शन हैं, उसको ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। तो फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है। और जब आपको फ्यूचर में इस ऑप्शनों की ज़रूरत पड़ेगी तो काफ़ी आसान है यूज़ करना। आप आसानी से अपने आप भी सीख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें आने वाली नहीं है। उसके बाद हम यहाँ से देखते हैं सॉर्ट एंड फिल्टर। तो सॉर्ट एंड फिल्टर ये 2 अलग अलग ऑप्शन है। सॉर्ट मीन्स होता है कि डेटा को सॉर्ट करना, यानी कि हमारे पास ये डेटा है और इसको हम सॉर्ट करना चाहते हैं। सॉर्ट करना मीन्स यहाँ पर जो नेम दिए गए हैं वो अलग अलग अल्फ़ाबेट वाइज नहीं लगे हैं। मैं इनको अल्फ़ाबेट वाइज लगाना चाहता हूँ, A और फिर B फिर C फिर D, इस तरह से। तो सिंपली हमें A to Z पे क्लिक करना होगा। बट A to Z पे हम अगर नॉर्मली क्लिक करते हैं तो ये क्या करेगा, जो हमारा डेटा है तो उसमें कोर्स के अकॉर्डिंग डेटा को सॉर्ट कर देगा। मैं पूरे डेटा टेबल को सिलेक्ट करता हूँ और A to Z पे क्लिक करता हूँ। तो इससे क्या होगा, कोर्स के अकॉर्डिंग डेटा को सॉर्ट करेगा, जबकि हम नेम के अकॉर्डिंग चाहते हैं। तो पहले A to Z पे क्लिक करते हैं तो देखिए A से ADCA वाले कोर्स सब एक जगह और DICPA के कोर्स एक जगह आ चुके हैं, यानी कि जो डेटा सॉर्ट हुआ है वो कोर्स के अकॉर्डिंग हुआ है। तो अगर सिंपली हम इस पर क्लिक करते हैं तो जो फर्स्ट कॉलम होता है डेटा का, फर्स्ट कॉलम, उसी के अकॉर्डिंग डेटा सॉर्ट हो जाता है।
अगर Z to A करते हैं तो ये उल्टा हो जाएगा, मतलब और जो अल्फ़ाबेट होगा वो नीचे से स्टार्ट होगा या और ऊपर से उल्टे क्रम में स्टार्ट होगा। तो फिलहाल इसको A to Z कर देते हैं। तो ये तो ऑप्शन क्लियर हो गए, मतलब शॉर्टकट होते हैं। फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग अगर डेटा सॉर्ट करना है तो सिंपली क्लिक कर दीजिए, फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग डेटा सॉर्ट हो जाएगा। बट अगर मैनुअली आप चाहते हैं कि बैच टाइम के अकॉर्डिंग डेटा सॉर्ट हो, 8 से 9 बैच, 9 से 10 बैच जो भी है सब उस क्रम में लगे, या नेम के अकॉर्डिंग डेटा सॉर्ट हो, तो आप सिंपली यहाँ सॉर्ट ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर आपको सॉर्ट बाई में सेलेक्ट करना होगा नेम ऑफ स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट के अकॉर्डिंग डेटा को सॉर्ट करना है। इस पर क्लिक करने के बाद सिंपल आपको ओके कर देना है, तो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग डेटा सॉर्ट होगा। या आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर अल्फाबेट वाइज नेम लग चुके हैं। तो ये आपका सॉर्ट हो गया। उसके बाद अगला ऑप्शन फिल्टर। फिल्टर मीन्स होता है डेटा को फिल्टर करना। फिल्टर करना यानी कि हो सकता है कि हम चाहते हो कि इस लिस्ट में सिर्फ ADCA के स्टूडेंट ही दिखाए, या हो सकता है हम चाहते हो कि इस लिस्ट में सिर्फ 8 से 9 जिनका बैच है वही दिखाएं। तो इस मतलब ये डेटा देखना एक मतलब फिल्टर करना होता है, यानी कि डेटा को फिल्टर करना होता है। तो फिल्टर इसमें ऑप्शन होता है जिससे हम डेटा को आसानी से फिल्टर कर सकते हैं। तो फिल्टर पे सिंपली क्लिक करना है तो ऑटोमेटिक यहाँ पर एक साइन आ जाएगा, ये फिल्टर का साइन होता है। जब भी हटाना हो फिल्टर ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। तो ये तो हो गया फिल्टर को ऑन और ऑफ करना। अब यूज़ करना देखते हैं। यूज़ करने के लिए अगर हम चाहते हैं कि जितने भी 8 से 9 यानी 8 to 9 बैच टाइम जिनका है वही यहाँ पे दिखाएं, तो सिंपली हमें इस पर क्लिक करना होगा और यहाँ से सेलेक्ट ऑल सेटिंग हटाने के बाद में 8 to 9 पे क्लिक करना होगा और ओके कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि 8 to 9 जो भी बैच टाइम जिनके होंगे वो यहाँ पे दिखाई देने लगेंगे। बाकी की जो रो है वो हाइड हो चुकी है, आप देख पा रहे होंगे। 3 के बाद 4 है, फिर 4 के बाद सीधे 6 है, 6 के बाद सीधे 11 है, यानी कि बाकी की जो रो है वो हाइड हो चुकी हैं। वापस से सही करना हो तो आप यहाँ से क्लियर भी कर सकते हैं और या फिर यहाँ पर जाकर सेलेक्ट ऑल पे भी टिक कर सकते थे। उसके बाद अगर हम कोर्स के अकॉर्डिंग यानी हमें सिर्फ यहाँ पे ADCA के ही स्टूडेंट चाहिए तो सिंपली हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट ऑल से टिक हटाने के बाद ADCA और ओके, तो ADCA के ही स्टूडेंट यहाँ पे दिखाई देंगे। वापस से सही करना चाहते हैं तो क्लियर भी कर सकते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट ऑल पे टिक करके ओके भी कर सकते हैं। फिल्टर ऑफ करना चाहते हैं फिल्टर को ऑफ भी कर सकते हैं। तो आई थिंक फिल्टर ऑप्शन समझ में आ गया होगा। अगला ऑप्शन है एडवांस फिल्टर। ये एडवांस फिल्टर क्या होता है? तो एडवांस फिल्टर जैसा कि हमने अभी देखा कि अगर हम ADCA के अकॉर्डिंग डेटा को फिल्टर करते हैं तो क्या होता है कि यहीं पर सिर्फ ADCA के स्टूडेंट दिखाई देते हैं, बाकी जो DICP या अदर स्टूडेंट होते हैं उनकी जो रो होती हैं वो हाइड हो जाती हैं। तो ये तो हमने देखा कि एक ही मतलब यहाँ पे जो रो है वो हाइड हो जाती है। बट हम क्या चाहते हैं कि जितने भी ADCA के स्टूडेंट हैं उनकी एक अलग लिस्ट बन जानी चाहिए और जितने DICP के स्टूडेंट हैं उनकी एक अलग लिस्ट बन जानी चाहिए। यानी कि डेटा तो पूरा का पूरा एक जगह ही टाइप है, बट हमें कोर्स के अकॉर्डिंग डेटा अलग अलग चाहिए, या हो सकता है अलग अलग सीट पे चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं एडवांस फिल्टर की मदद से। तो उसके लिए सिंपल हमें पहले क्राइटेरिया बनाना होगा। क्राइटेरिया मतलब कि अगर हम कोर्स के अकॉर्डिंग डेटा को फिल्टर करना चाहते हैं तो हमें कोर्स को कॉपी करना होगा, कोर्स को कॉपी करना होगा और साइड में यहाँ क्राइटेरिया बनाने के लिए पेस्ट करना होगा। और पेस्ट करने के बाद इसके नीचे सिंपली हम टाइप कर देंगे कौन से कोर्स के अकॉर्डिंग डेटा फिल्टर करना है। ADCA तो ADCA टाइप कर दिया, बस हमें यहाँ पे सिर्फ इतना ही करना है। फिर जो ADCA का डेटा है वो कौन सी सीट पे आपको चाहिए उस सीट पे हम जाएंगे। यानी हमें सीट नंबर 3 पे डेटा चाहिए तो सीट 3 पे आ गए, और सीट 3 में कौन से सेल से डेटा चाहिए तो हमने C3 से यानी यहाँ से डेटा चाहिए तो सिंपल क्लिक कर दिया। और एडवांस फिल्टर में जाने के बाद यहाँ पर सेकंड नंबर का ऑप्शन चूज करेंगे, क्योंकि फर्स्ट नंबर का जो ऑप्शन होता है वो डेटा को उसी सीट पर पेस्ट करने के लिए होता है। हमें यहाँ पे क्या करना है, उसी सीट पे डेटा को पेस्ट नहीं करना है, हमें कॉपी टू अनदर लोकेशन यानी दूसरी सीट से डेटा चाहिए। तो सिंपल हम कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक करेंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि एडवांस फिल्टर का इस्तेमाल सीट 1 से नहीं बल्कि सीट 3 से करना है। क्यों? क्योंकि हमें सीट 3 पर डेटा चाहिए। तो हमने कॉपी टू अनदर लोकेशन को सेलेक्ट किया और यहाँ पर लिस्ट रेंज पे क्लिक करेंगे, और लिस्ट रेंज हमारी कहाँ पर है, सीट 1 पे, तो सीट 1 पे चले जाएंगे और यहाँ पे पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। और फिर उसके बाद क्राइटेरिया रेंज पे क्लिक करेंगे, तो जैसे ही क्राइटेरिया रेंज पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक हम सीट 3 पे आ जाएंगे, लेकिन हमें सीट 1 पे वापस जाना होगा। सीट 1 पे चले जाएंगे और यहाँ क्राइटेरिया कोर्स ये सेलेक्ट कर लेंगे। तो कोर्स को सेलेक्ट करने के बाद हम कॉपी 2 पे क्लिक करेंगे, और कॉपी 2 पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम सीट 3 पे वापस आ जाएंगे और यहाँ C3 यानी कि ये सेलेक्ट कर लेंगे और इसका एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। अब समझ में आ गया होगा। सबसे पहले मैंने सीट 3 ओपन की, फिर एडवांस फिल्टर में गए, फिर कॉपी टू, और लिस्ट रेंज में सीट 1 पे जाने के बाद पूरा डेटा का एड्रेस दे दिया, क्राइटेरिया में जो हमने कॉपी किया था उसका एड्रेस दे दिया, और कॉपी टू में जहाँ पे डेटा चाहिए उसका एड्रेस दे दिया, और फाइनली इसे हमने ओके कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि ADCA के स्टूडेंट का जो डेटा था वो यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद अगर हमें DICP के स्टूडेंटों का डेटा चाहिए तो इसी तरह से हम DICP स्टूडेंटों का भी डेटा ले सकते हैं। कैसे, फटाफट देख लेते हैं। तो ADCA को डिलीट करके मैं यहाँ पे DICP टाइप कर देता हूँ। DICP टाइप करने के बाद हमें वापस सीट 3 पे जाना होगा, और सीट 3 पे जाने के बाद सिंपल हमें एडवांस में फिर से जाना होगा, कॉपी टू अनदर लोकेशन, लिस्ट रेंज, और सीट 1 पे जाने के बाद पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेंगे। पूरा डेटा सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज पे क्लिक करना है और हम सीट 3 पे आ जाएंगे। वापस हमें सीट 1 पे जाना है और यहाँ पे कोर्स को सेलेक्ट करना है, और फिर इस पर जब क्लिक करेंगे तो ये एड्रेस पहले से जो है हटा के और यहाँ पे हम इसका एड्रेस दे देंगे। फाइनली इसे ओके कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि DICP के स्टूडेंट की लिस्ट आ चुकी है।
तो आपने सॉर्ट एंड फिल्टर भी इस वीडियो में कवर किया है। चलिए टेक्स्ट टू कॉलम पे देख लेते हैं। टेक्स्ट टू कॉलम यानी कि अगर मैंने यहाँ पे कुछ टाइप किया, एग्जाम्पल यूपीसीआई कंप्यूटर एजुकेशन, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यूपीसीआई एक वर्ड है, बीच में स्पेस है, फिर कंप्यूटर, फिर स्पेस और एजुकेशन, यानी कि यहाँ पे 3 वर्ड टाइप है। तो अगर मैं इसको क्लिक करके यानी सेलेक्ट करके टेक्स्ट टू कॉलम करता हूँ, अभी क्या है टेक्स्ट है, इसे कॉलम में कन्वर्ट करना है, तो टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करते ही फिर हमें यहाँ पे नेक्स्ट करना होगा और नेक्स्ट करना होगा और फिनिश कर देना होगा। तो इससे होगा ये कि जो स्पेस है, स्पेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये कॉलम में टूट जाएगा डेटा, यानी अलग अलग कॉलम में चला जाएगा। तो यही होता है टेक्स्ट टू कॉलम। उसके बाद है रिमूव डुप्लीकेट। तो रिमूव डुप्लीकेट से क्या होता है कि डेटा में जो डुप्लीकेट वैल्यू आ जाती हैं उन्हें हम रिमूव कर सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। सीट 1 में हम पहुंचे, यहाँ पर हमारे पास कुछ डेटा है और फिलहाल तो इसमें कोई डुप्लीकेट नहीं है। देखिए यहाँ पे अनूप कुमार नाम के 2 स्टूडेंट हैं और प्रीति शर्मा नाम के 2 स्टूडेंट हैं, बट ये डुप्लीकेट नहीं है पूरी तरीके से। क्यों? क्योंकि अनूप कुमार इसका कॉन्टैक्ट नंबर दूसरा है और इसका कॉन्टैक्ट नंबर दूसरा है, डेट ऑफ बर्थ और सारी चीज़ें लगभग चेंज है, तो यानी कि ये डुप्लीकेट नहीं कहलाएगा। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि ये डुप्लीकेट नहीं है। तो डुप्लीकेट क्या होता है, तो पूरा का पूरा डेटा अगर सेम टू सेम है तो वो डुप्लीकेट कहलाएगा। तो मैं क्या करता हूँ कि सिंपली अनूप कुमार को यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, तो अभी ये क्या है, डुप्लीकेट है। और फिर मैंने एक और डेटा ले लिया, इसको भी कॉपी कर लिया और इसको भी मैंने पेस्ट कर लिया। तो अभी ये 2 डेटा जो है ये डुप्लीकेट है। तो अगर हमें इसमें से डुप्लीकेट डेटा डिलीट करना हो, कितना भी बड़ा डेटा क्यों ना हो, सिंपली हम सेलेक्ट कर लेंगे सारा का सारा डेटा और रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। तो जो डेटा है वो यहाँ पे बता रहा है 2 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड, तो वो रिमूव कर देगा। तो 2 डुप्लीकेट वैल्यू थी, दोनों को उसने रिमूव कर दिया। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि डुप्लीकेट को कैसे रिमूव किया जाता है। तो डेटा वैलिडेशन क्या होता है? डेटा वैलिडेशन यानी कि डेटा क्या होता है, हमें पता है कि ये हमारा क्या है, डेटा है, और इस पर वैलिडेशन सेट करना है। वैलिडेशन सेट करना है मीन्स कि आपने फॉर्म वगैरह ऑनलाइन भरे होंगे तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि अगर कॉन्टैक्ट नंबर में आप अल्फ़ाबेट टाइप करेंगे तो एरर मैसेज देता है। इसी तरह से अगर आप डेट ऑफ बर्थ में कुछ अल्फ़ाबेट या कोई नंबर टाइप करेंगे तब भी आपको एरर देता है, यानी कि ये होता है डेटा वैलिडेशन। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर की वैल्यू हमें पता है, कॉन्टैक्ट नंबर की वैल्यू क्या होती है, न्यूमेरिक होती है, यानी कि ये अल्फ़ाबेट नहीं होती है। तो यहाँ पे अगर हम चाहें तो डेटा वैलिडेशन सेट कर सकते हैं जिससे कोई कॉन्टैक्ट नंबर में अल्फ़ाबेट टाइप नहीं कर पाएगा। तो सिंपली डेटा वैलिडेशन सेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, जिसमें भी डेटा वैलिडेशन सेट करना है उस डेटा को आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिलहाल तो यहाँ पे डेटा ऑलरेडी टाइप है, जो डेटा वैलिडेशन होता है तो डेटा ऑलरेडी टाइप होने के बाद में डेटा वैलिडेशन नहीं सेट करते हैं, बल्कि फील्ड सेट करने के बाद में हम डेटा को वैलिडेट कर देते हैं। बट दिखाने के लिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, डेटा मेरे पास पहले से ही रेडी है। तो कॉन्टैक्ट नंबर, इस कॉलम में कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, तो मैंने सिंपली इसे सेलेक्ट कर लिया और डेटा वैलिडेशन में गए। डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद डेटा वैलिडेशन ऑप्शन को चूज़ किया और यहाँ पर मैंने एनी वैल्यू की जगह पर होल नंबर, यहाँ पे मैंने होल नंबर सेलेक्ट कर लिया, यानी कि मुझे यहाँ पे होल नंबर यानी एक पोर्ट संख्या चाहिए। जो कॉन्टैक्ट नंबर है वह पॉइंट में भी नहीं होने चाहिए। फिर उसके बाद होल नंबर सेलेक्ट करने के बाद डेटा, यानी कि यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि जो डेटा आ रहा है वो बिटवीन, यानी कि अगर सैलरी या सेल वगैरह का डेटा बना रहे होंगे तो हम बिटवीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर हमें क्या करना है कि मैक्सिमम और मिनिमम जो है वो कितने रखने हैं, 10। मिनिमम 10 होने चाहिए और मैक्सिमम 13 होने चाहिए। 13 मीन्स हो सकता है कि प्लस 9 और 1, जो कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं उसमें प्लस 9 और 1 का भी इस्तेमाल होता है। तो मिनिमम यानी कॉन्टैक्ट नंबर मिनिमम 10 डिजिट का होना चाहिए और मैक्सिमम 13 डिजिट का होना चाहिए। तो यहाँ पे होल नंबर बिटवीन 10 और 13 के बीच का बिटवीन होगा। और फाइनली इसे हम जब ओके करेंगे तो ये डेटा वैलिडेशन इस पर सेट हो चुका है। अगर मैं इसमें कुछ अल्फ़ाबेट टाइप करता हूँ तो ये तुरंत एरर मैसेज देगा और ये डेटा टाइप नहीं करने देगा। आप इसे रिट्राई करेंगे फिर भी ये डेटा टाइप नहीं करने देगा। कैंसिल कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं कुछ 10 या 13 से अबव टाइप करूँगा तब भी ये रोकेगा। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि डेटा वैलिडेशन क्या होता है। और भी कई तरीके से डेटा वैलिडेशन करना आपको बताता हूँ। तो एक तो हो गया होल नंबर, बाकी इसमें से अगर हम चाहें तो डेट, यानी कि अगर यहाँ डेट ऑफ बर्थ में क्या होगा कि डेट ही सिर्फ टाइप होंगी। तो अगर मैं इसको सेलेक्ट करके और यहाँ पर डेटा वैलिडेशन सेट कर देता हूँ, डेट का, डेट मैंने सेट कर दिया। तो स्टार्ट डेट और एंड डेट भी हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल इसमें स्टार्ट डेट और एंड डेट डालना है तो स्टार्ट डेट में यहाँ पे डाल देता हूँ। जो स्टूडेंट हैं वो ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए, इसलिए मैं डेट डाल देता हूँ यहाँ पे 1 जनवरी 1990। और एंड डेट, तो यहाँ पे मैं एंड डेट डाल देता हूँ। तो मान लीजिए कि आज की डेट डाल देता हूँ टुडे। तो यहाँ पे टुडे डेट है आज 7 अप्रैल 2019 और फाइनली इसे मैंने ओके कर दिया। तो अब उसके जो डेट हमने वहाँ पे डाली है उसी की बीच की यहाँ पे डेट डाल सकते हैं, ना उसके पहले की और ना उसके बाद की डेट यहाँ पे इंसर्ट की जा सकती है।
तो ये डेटा वैलिडेशन डेट के लिए हो गया। उसके बाद लिस्ट, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो कोर्सेज हैं, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिक ADCA, DICPA, DCA ये लिस्ट आ जा रही है। तो इस तरह से भी हम डेटा वैलिडेशन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि हमारे कोर्सेज फिक्स हैं, जैसे यहाँ पे कोर्सेज हमारे फिक्स हैं, बैच टाइम हमारे फिक्स हैं, तो डेटा वैलिडेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ अलग। मुझे यहाँ पे कोर्सेज के लिए डेटा वैलिडेशन करना है तो सिंपली क्लिक करेंगे और डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद यहाँ से सेलेक्ट करेंगे लिस्ट। लिस्ट लेने के बाद में यहाँ पर सोर्स देना है। सोर्स मीन्स कि लिस्ट में कौन क्या क्या आपको इंसर्ट करना है। तो मुझे ADCA कॉमा लगा के DICPA कॉमा CCC कॉमा O लेवल और फाइनली से ओके कर देंगे। तो इसमें अब लिस्ट बन चुकी है जिसमें ADCA, DICPA, CCC, O लेवल ये सारे डेटा वैलिडेशन लग चुका है। तो ये डेटा वैलिडेशन का आप इस्तेमाल अच्छी तरह से कीजिए और अगर कोई कन्फ्यूजन है या कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद है एरर अलर्ट, यानी कि जब कोई एरर आए तो अलर्ट में क्या दिखाना चाहिए, तो वो चीज़ भी यहाँ से हम सेट कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे स्टॉप का साइन तो है ही है। टाइटल डाल सकते हैं, टाइटल क्या रखना है, तो टाइटल फिलहाल तो मैं UPSS रख देता हूँ और मैसेज में भी कुछ टाइप कर सकते हैं, हाँ जैसे यू आर रॉन्ग और फाइनली से मैंने ओके कर दिया। तो अभी एरर मैसेज भी मैंने यहाँ पर सेट कर दिया है। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे एरर मैसेज इसलिए नहीं शो हो रहा है क्योंकि मैंने सेलेक्ट नहीं किया था, सिर्फ एक सेल को सेलेक्ट किया था। तो एरर मैसेज शो करवाने के लिए हमें कहाँ पर एरर शो करवानी है, इसके लिए उस डेटा को सेलेक्ट करना होगा। जैसे मैं चाहता हूँ कॉन्टैक्ट नंबर जब भी कोई गलत डाले तो एरर मैसेज शो होना चाहिए। तो सिंपल हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद अब यहाँ पे सेटिंग में इस पर पहले मैंने क्या किया था कि होल नंबर सेट किया था, तो वो तो मैं सेट ही करूँगा। मिनिमम 10 और मैक्सिमम 13 ये मैंने यहाँ से सेट कर दिया। और अब हम एरर अलर्ट यहाँ से सेट करेंगे कि जब भी कोई गलत नंबर डाले तो उसके लिए एरर क्या शो होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं टाइटल में डाल देता हूँ कॉन्टैक्ट, कोई ज़रूरत नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट सेट करता हूँ और एरर मैसेज में यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ कि टाइप 10 to 13 और फाइनली से जब हम ओके करेंगे तो अब अगर यहाँ पे हम कोई भी गलत नंबर डालते हैं तो यहाँ पे जो मैसेज होगा वो कॉन्टैक्ट यहाँ पे आपका शो हो रहा है और टाइप 10 to 13 जो मैसेज हमने दिया था वो यहाँ पे शो होगा। तो ये इस तरह से हम एरर मैसेज भी शो करवा सकते हैं। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो डेटा वैलिडेशन क्लियर हो गया है। उसके बाद है सर्कल इनवैलिड डेटा। तो इसमें क्या होगा कि अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो इनवैलिड डेटा जहाँ जहाँ पर भी होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। हालांकि इसका कुछ खास इस्तेमाल नहीं है, क्लियर कर देते हैं तो ये आपका जो डेटा है वो क्लियर हो जाएगा। तो डेटा वैलिडेशन में डेटा वैलिडेशन ऑप्शन इंपॉर्टेंट था, ये हमने अच्छी तरीके से कवर किया है। और अब आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा व्हाट इफ एनालिसिस। यहाँ पर एनालिसिस यानी कि जो हमारा डेटा है उसको अच्छी तरह से एनालिसिस कर सकते हैं, जिसमें कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। सिनेरियो, गोल सिक। तो सिनेरियो और गोल सिक को देखते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ डेटा है, इसमें मैं सिनेरियो चार्ट एक तैयार करता हूँ। क्या होता है आपको समझ में आ जाएगा, बस आप देखते जाइए। तो यहाँ पर नेम और सैलरी हमारे पास टाइप है, एम्प्लॉय की सैलरी है और उनके नेम है। तो यहाँ पर नेम और सैलरी तो टाइप है ही है, बाकी जो सैलरी है वो चेंज होती रहती है एम्प्लॉय की। जनवरी में कुछ और है, फरवरी में कुछ और है, यानी कि सैलरी जो है वो क्या है, घटती बढ़ती रहती है। और इसका मुझे एक सिनेरियो चार्ट बनाना है कि कौन सी एम्प्लॉय की सैलरी किस महीने में कितनी थी या कितनी है। तो ये चार्ट्स बनाने के लिए हमें सिनेरियो मैनेजर पे जाना होगा। तो हम क्या करते हैं कि सिनेरियो इसको पहले सेलेक्ट कर लेंगे, नेम और सैलरी पूरा यहाँ तक सेलेक्शन करने के बाद, और फिर सिनेरियो मैनेजर में चले जाएंगे। सिनेरियो मैनेजर में जाने के बाद यहाँ पर हमें ऐड करना होगा और ऐड करने के बाद सिनेरियो मैनेजर का कोई नेम दे देते हैं, जैसे एम्प्लॉय सैलरी, तो एम्प्लॉय सैलरी। और फाइनली से हमने ओके कर दिया। ओके करने के बाद यहाँ पर नेम और सैलरी, तो एक सेकंड थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। यहाँ पे जब ऐड करेंगे तो नेम कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि समझ में आए। तो यहाँ पे सबसे पहले जनवरी, तो जनवरी के लिए जैन और फाइनली से ओके करेंगे। और अब यहाँ पर हम सैलरी चेंज करेंगे। अनूप कुमार की सैलरी जनवरी में जो है वो चेंज हो रही है, 5000 है। और नीरज कुमार की जो सैलरी है वो 2000 है। इस तरह से जनवरी में जिस एम्प्लॉय की जितनी भी सैलरी होगी वो यहाँ पे हम सेट कर देंगे और फाइनली से ओके करेंगे। ओके करने के बाद जनवरी की सैलरी यहाँ पे ऐड हो चुकी है, यहाँ पे भी नहीं दिखाई दे रही है। फरवरी की ऐड करनी तो सिंपल ऐड करेंगे और यहाँ पे फरवरी की भी सैलरी ऐड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे फरवरी उसका चार्ट फिर से आ गया। और फरवरी में किसकी कितनी सैलरी करनी है ये यहाँ पर हम फिर से चेंजिंग कर सकते हैं। इसकी मान लीजिए 700 रुपये करनी है और यहाँ पर इसकी करनी है 6500 रुपये, या जो भी चेंजेस करने हैं यहाँ पे हम कर सकते हैं। ये फरवरी की सैलरी है और इसे हम ओके करेंगे। तो जनवरी और फरवरी 2 रिकॉर्ड हमने बना लिए। अब सिंपली हमें समरी पे यहाँ पे क्लिक करना है। तो समरी पे जब क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो यहाँ पर एक सिनेरियो मैनेजर का चार्ट ओपन होगा जिसमें करंट वैल्यू यानी कि नेम वाइज सैलरी यहाँ पे दिखा रहा है
और ये जनवरी की सैलरी है कि जनवरी में किसकी कितनी सैलरी थी, फरवरी में किसकी कितनी सैलरी थी। तो इस तरह से मार्च, अप्रैल और मई इस जो भी डेटा होगा वो यहाँ पे शो होगा। तो सिनेरियो मैनेजर समझ में आ चुका होगा कि सिनेरियो मैनेजर का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। उसके बाद इसी में अगला ऑप्शन है गोल सीक। तो गोल सीक से हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमें एग्जैक्टली कोई वैल्यू पता ना हो तो गोल सीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए कि यहाँ पर एक आइटम क्वांटिटी, रेट और टोटल, फिर यहाँ पे फाइनली ग्रैंड टोटल हुआ है। तो एक कस्टमर है जिसने पेन, कॉपी, रफ और गम और बॉल पेन ये सारी चीज़ें खरीदी हैं और जो उसका ग्रैंड टोटल अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 516 रुपये। तो मान लीजिए कि उसे सिर्फ 400 का ही सामान खरीदना है, 516 रुपये का सामान नहीं खरीदना, वो सिर्फ 400 रुपये का ही सामान खरीदना चाहता है। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि रफ़ जो है वो कम कर दीजिए, यानी कोई उनकी जो क्वांटिटी है वो आप कम कर दीजिए। मुझे 9 रफ़ नहीं खरीदनी है, मुझे उतनी रफ़ खरीदनी है कि बस अमाउंट जो है वो 400 आना चाहिए, यानी 400 के आसपास आना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्वांटिटी कितनी रखें ये अंदाज़ा नहीं लगा पाते। अब कितनी क्वांटिटी रखें कि अमाउंट जो है टोटल, ग्रैंड टोटल इसका 400 आए। तो हम क्या करेंगे, सिंपल गोल सीक का इस्तेमाल करेंगे। ग्रैंड टोटल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे गोल सीक में क्लिक करेंगे। गोल सीक में क्लिक करने के बाद सेट सेल में तो इसका एड्रेस आपका आ ही चुका है और टू वैल्यू में यहाँ पे डालेंगे कि इसकी जगह पे क्या चेंज करना है। टू वैल्यू यहाँ पे हमें 400 करना है, 400 कर दिया और फिर बाई चेंजिंग सेल पे क्लिक करेंगे और फिर ये पूछ रहा है कि कहाँ पर चेंजेस की करना है। तो मुझे रफ़ की क्वांटिटी कम करनी है, तो रफ़ की क्वांटिटी पे क्लिक करेंगे और इसे ओके कर देंगे। तो अप्रॉक्सीमेटली बता देगा कि क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए कि 400 के आसपास अमाउंट आएगा। तो यहाँ पर क्वांटिटी जो है 5.133 तो नहीं हो सकती, इसलिए मैं इसको सिंपली अब नॉर्मली मैं 5 टाइप कर सकता हूँ क्योंकि मुझे अंदाज़ा लग चुका है कि रफ़ कितनी खरीदें। तो यहाँ पे मैंने 5 डाल दिया, तो ये देखिए 400 के आसपास ही उसका अमाउंट हो गया है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि गोल सीक का इस्तेमाल कैसे करते हैं। जब हम अंदाज़ा ना लगा पा रहे हो तो गोल सीक का इस्तेमाल करते हुए जो वैल्यू है वो लगभग हम पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगला ऑप्शन है ग्रुप। तो ग्रुप से क्या होता है कि कई कॉलम को हम ग्रुप कर सकते हैं या कई रो को भी ग्रुप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि जितना हमने सेलेक्ट कर रखा है ये इतना, इसे ग्रुप करना है तो सिंपली हम ग्रुप में जाएंगे और इसको ग्रुप कर देंगे, रो को या कॉलम को। तो फिलहाल तो कॉलम को ग्रुप करना है तो इसलिए मैं कॉलम को सेलेक्ट करके ओके करता हूँ। तो इन कॉलमों का जो है ये ग्रुप बन चुका है। अगर मैं माइनस करता हूँ तो ये हाइड हो जाएंगे, प्लस से वापस से आ जाएंगे। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि ग्रुप से क्या होता है। ग्रुप से हम रो या कॉलम को ग्रुप बना सकते हैं और बाकी माइनस प्लस यहाँ से भी कर सकते हैं या ये प्लस और माइनस यहाँ से भी किया जा सकता है। प्लस माइनस यानी कि हाइड और अनहाइड, ये हो गया ग्रुप। इसी तरह से अनग्रुप करना चाहें तो यहाँ से क्लियर आउटलाइन या फिर अनग्रुप भी कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है सब टोटल। तो सब टोटल क्या होता है, सब टोटल का इस्तेमाल, टोटल मीन समझ में आ रहा होगा क्या होता है, और सब टोटल इसका इस्तेमाल इस तरह के डेटा में किया जाता है। यहाँ पर कुछ फ़ोन हैं जिनकी सेल जो है वो क्वांटिटी में हुई है। J7 के फ़ोन है जिनका 65 सेल हुआ है, ये 60 और ये फिर 70। इसी तरह से जियो के फ़ोन है और अलग अलग यहाँ पे फ़ोन, अलग अलग कंपनी के फ़ोन सेल हुए हैं। तो अब पहले तो आपको ये डेटा जो है वो सॉर्ट करना पड़ेगा, यानी कि जितने भी फ़ोन हैं वो एक कैटेगरी वाइज लगे होने चाहिए इस तरह से। तो डेटा आप सॉर्ट करना, यानी कि फिर पता है आपको यहाँ से A to Z सॉर्ट कर सकते हैं डेटा को। तो ये हमारा डेटा ऑलरेडी सॉर्ट है। अब इसे सब टोटल करना है। सब टोटल मीन्स कि इसका फाइनली ग्रैंड टोटल भी आना चाहिए कि टोटल कितने सेल हुए, मतलब टोटल जो फ़ोन है वो कितने सेल हुए हैं और बाकी अलग अलग कैटेगरी वाइज भी कितने फ़ोन सेल हुए हैं वो भी पता होना चाहिए। तो सिंपली हम फ़ोन पे क्लिक करेंगे और यहाँ सब टोटल पे क्लिक कर देंगे। तो सब टोटल पे क्लिक करते ही यहाँ पर सेल क्वांटिटी को ये सब टोटल कर देगा। ओके करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे इसने टोटल कर दिया है। तो इसमें J7 के टोटल 195 फ़ोन है और इसी तरह से जियो के टोटल फ़ोन आ गए, रेडमी के और YU के आ गए और ग्रैंड टोटल में यहाँ पे भी फ़ोन दिखा रहा है कि ग्रैंड टोटल इसका कितना हुआ। तो आई थिंक सब टोटल भी ऑप्शन क्लियर हो गया होगा। तो डेटा टाइप के हम लगभग सारे ऑप्शन क्लियर कर चुके हैं, जो इंपॉर्टेंट थे, जो नहीं इंपॉर्टेंट थे, सारे कवर किए। तो रिव्यू टाइप में सबसे पहला ऑप्शन है स्पेलिंग। तो स्पेलिंग अगर आप MS वर्ड पीछे से पढ़ करके आ चुके हैं तो आपको स्पेलिंग के बारे में पता होगा। स्पेलिंग ऑप्शन से मीनिंग चेक की जाती है। अगर आपको कोई डाउट है कि ये मीनिंग गलत हो सकती है या आपको लग रहा है गलत है और सही मीनिंग नहीं पता, तो आप सिंपली उस मीनिंग पे क्लिक करके और स्पेलिंग में जाके उसे चेक कर सकते हैं। अगर वो मीनिंग गलत होगी तो सजेशन में यहाँ पर उससे रिलेटेड सही मीनिंग दिखाई देंगी। तो ये गलत मीनिंग है हमारी और सजेशन में यहाँ पे नीचे उससे रिलेटेड मीनिंग दिखाई दे रही है। तो इसमें से आपको जो सही लगे या जो लेनी हो आप सिंपली उस पर क्लिक करके और यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे ही आप चेंज करेंगे तो यहाँ पे देखिए सही मीनिंग जो है एप्लीकेशन की सही हो चुकी है और बाकी ये नेक्स्ट कॉलम में, नेक्स्ट सेल में ऑटोमेटिक आ गया है। और उसके बाद इसी तरह से अगर ये मीनिंग सही करनी है तो इस पर आप क्लिक कीजिए, स्पेलिंग पे क्लिक कीजिए और एट्रीब्यूट सही मीनिंग चेंज और क्लोज, तो ये भी मीनिंग आपकी सही हो गई। इसी तरह से हम कोई भी मीनिंग सही कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी मीनिंग सही है यानी कि ओके है ग्रामर के हिसाब से, तो अगर आप उस पर क्लिक करके और फिर स्पेलिंग में जाते हैं तो यहाँ पर वो नहीं देगा, नेक्स्ट सेल में ऑटोमेटिक चला जाएगा, जैसे ये अभी है आपने देखा। तो इस तरह से स्पेलिंग हो गया। अगला ऑप्शन है रिसर्च।
तो रिसर्च भी स्पेलिंग से ही रिलेटेड है। यहाँ पे जितने भी ऑप्शन हैं ये सब मीनिंग लैंग्वेज से ही रिलेटेड है फ़िलहाल। तो रिसर्च में क्या होता है कि आप किसी मीनिंग को सर्च करना चाहते हैं तो सिंपली सर्च कर सकते हैं, उससे रिलेटेड वर्ड आपको मिल जाएंगे। एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे कंप्यूटर टाइप करता हूँ और गो करता हूँ तो कंप्यूटर से रिलेटेड जो है वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई देंगी। और इसी तरह से अगर गुड लिखता हूँ तो गुड, उससे रिलेटेड चीज़ें दिखाई देंगी, हाई क्वालिटी, गुड क्वालिटी वगैरह वगैरह। तो आई थिंक रिसर्च समझ में आ गया होगा। उसके बाद है थ्रेशर, तो ये भी कुछ वैसा ही है, रिसर्च के जैसा ही, थोड़ा सा डिफरेंस है। ये भी रिसर्च के जैसा ही, मतलब सर्च करके देता है, कुछ खास डिफरेंस हमें नहीं लगता है। और जो ट्रांसलेटर है ये भी कुछ वैसा ही वर्क करता है, बट ये ट्रांसलेट कर देता है किसी भी मतलब एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में। बट ये तभी काम करेगा जब आप ऑनलाइन होंगे। तो सिंपली आप ऊपर सेलेक्ट कीजिए लैंग्वेज और किस लैंग्वेज से किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है, और ऊपर यहाँ पे मीनिंग डालने के बाद जब गो करेंगे तो आपका जो मीनिंग होगी वो ट्रांसलेट दूसरी लैंग्वेज में हो जाएगी। आप यहाँ पर जो लैंग्वेज आपने सेट की होगी। और शायद इसमें हिंदी का ऑप्शन नहीं है, हिंदी का ऑप्शन इसमें नहीं है, हिंदी में नहीं ट्रांसलेट होगी, अदर लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो जाएगी, वो भी ऑनलाइन। तो ये ऑप्शन हो गए, चारों ऑप्शन क्लियर हो गए। इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो स्पेलिंग ही है। अगला है कमेंट। तो कमेंट पता होगा, जैसा कि हम किसी भी सेल पे कमेंट दे सकते हैं। तो कहीं भी अगर आपको कमेंट देने की ज़रूरत है, जैसे ADCA का जो फुल फॉर्म है, अगर हम इस पर कमेंट देना चाहें तो सिंपली न्यू कमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये बॉक्स एक ओपन हो जाएगा और इसमें हम डाल सकते हैं ADCA मीन्स एडवांस, या डाल सकते हैं ADCA मीन्स ADCA, एक सेकेंड, ADCA इज़ अ कंप्यूटर कोर्स, इस तरह से। तो ये जब जैसे ही कमेंट आप सेट कर देंगे तो माउस ले जाने पर ये कमेंट ऑटोमेटिक हाईलाइट होगी और बाहर हटाने पे ये अनहाइड हो जाएगी। अगर कंटिन्यू आपको शो करानी है तो उसके लिए आपको यहाँ पे शो ऑल कमेंट पे टिक करना होगा। तो इससे क्या होगा कि आप कहीं भी क्लिक करें वो कमेंट ऑटोमेटिक शो रहेगी, मतलब हटेगी नहीं। और अगर आप इसको टिक हटा देते हैं तो माउस को हॉवर करने पर मीन्स कि उस पर ले जाने पर कमेंट आपकी शो होगी और हटाने पे हट जाएगी। तो शो ऑल कमेंट और न्यू कमेंट ऑप्शन क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अगर आप कमेंट को एडिट करना चाहते हैं तो एडिट करने के लिए इसमें जैसे ही आपने क्लिक किया और अगर कहीं दूसरी जगह क्लिक करेंगे तो ये न्यू कमेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई कमेंट नहीं सेट है। बट अगर ऑलरेडी कमेंट सेट है तो ये ऑटोमेटिक एडिट कमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप सिंपली इसको एडिट कर सकते हैं। उसके बाद डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। और कई सारी कमेंट अगर लगी होंगी तो हम नेक्स्ट और प्रीवियस जा सकते हैं। नेक्स्ट यानी अगले कमेंट पे पहुंच जाएंगे, प्रीवियस यानी अगर आगे हैं तो पिछली कमेंट पे आ जाएंगे। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो डिलीट कमेंट से हम डिलीट कर देते हैं, तो ये कमेंट देखिए यहाँ पे डिलीट हो चुकी है। तो अगला ऑप्शन है प्रोटेक्शन। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई जगह इस्तेमाल किया जाता है प्रोटेक्शन। तो इसको अच्छी तरह से क्लियर करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है प्रोटेक्ट सीट, यानी कि अगर आप सीट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। सीट क्या होती है? तो सीट 1, सीट 2, सीट 3 है, इसके बारे में हमें पता है। तो अभी हम कौन से सीट पे हैं? सीट 1 पे। तो अगर आप पूरी सीट 1 को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं कि हमारी सीट 1 पे कोई काम ना कर पाए, यानी कि इस पर कोई टाइपिंग, एडिटिंग, चेंजिंग्स वगैरह कुछ भी ना कर पाए, तो उसके लिए सीट 1 को हम यहाँ से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एक तरीका और भी है, अगर हम फाइल को सेव करते समय अगर यहाँ से पासवर्ड डाल दें जनरल ऑप्शन में जाने के बाद, तो वहाँ से भी फाइल प्रोटेक्ट हो जाती है। बट उससे क्या होगा कि पूरी फाइल यानी पूरी वर्क बुक जो है वो प्रोटेक्ट हो जाएगी, यानी ना ही कोई सीट 1 या सीट 2 या सीट 3 पे किसी भी सीट पे काम नहीं कर पाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि सीट 2 और 3 बाकी की जो सीटें हैं उस पर हर कोई काम कर सके। सीट 1 को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं आप अगर, तो सिंपली आप प्रोटेक्ट सीट में जाएंगे और प्रोटेक्ट सीट में जाने के बाद यहाँ पर आप पासवर्ड सेट कर दीजिए। सिंपली मैंने यहाँ पे 55 डाल दिया और ओके किया, पासवर्ड को रिपीट किया और ओके कर दिया। तो सिंपली हमने प्रोटेक्ट सीट से इस सीट को प्रोटेक्ट कर दिया है। अब इसमें कहीं भी आप अगर लिखने की कोशिश करेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये सीट 1 जो है वो प्रोटेक्ट हो चुकी है। बट सीट 2 पे हम काम कर सकते हैं आसानी से। तो सीट 2 पे देखिए काम हो रहा है। तो ये प्रोटेक्ट हो गया आपका। अगर वापस से अनप्रोटेक्ट करना हो तो सिंपली आप अनप्रोटेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पासवर्ड डाल देंगे वही 55 ओके। तो ये आपका जो है अनप्रोटेक्ट हो जाएगा। अब आप कहीं भी आराम से लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है प्रोटेक्ट वर्कबुक। तो प्रोटेक्ट वर्कबुक से क्या होगा कि अगर आप चाहते हैं कि कोई भी सीट जो है न्यू सीट इंसर्ट ना कर पाए, 3 है 3 ही रहे, और ना ही कोई सीट डिलीट कर पाए, ना ही रिनेम कर पाए, मतलब सीट यानी कि पूरी वर्कबुक को आप इस तरह से लॉक करना चाहते हैं कि सीट के अंदर जो है वो कोई भी काम कर सके, बट सीट में कोई चेंजेस नहीं। स्ट्रक्चर मीन्स
कि ना कोई सीट एक्स्ट्रा कर पाए, ना ही कोई सीट डिलीट कर पाए, रीनेम भी ना कर पाए, तो उसके लिए आप सिंपल दूसरे ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे, प्रोटेक्ट वर्कबुक का। तो यहाँ पे प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर एंड विंडो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर भी आपको पासवर्ड डालना होगा। जैसे मैंने डाल दिया 44 ओके 44 ओके। तो इसमें भी पासवर्ड पड़ चुका है। तो यहाँ पे हम सीट के अंदर तो वर्क कर सकते हैं, बट अगर सोचें इसको रीनेम करना, तो देखिए रीनेम नहीं हो रहा। रीनेम करने के लिए डबल क्लिक करते हैं, रीनेम हो जाता है, बट अभी नहीं हो रहा है। राइट क्लिक करके डिलीट करने की कोशिश करेंगे तो डिलीट, इंसर्ट, रीनेम ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। यहाँ से सीट इंसर्ट की जाती है, तो यहाँ से भी सीट को इंसर्ट नहीं कर पा रहे हैं हम, बट सीट के अंदर वर्क कर सकते हैं। तो ये हो गया दूसरा ऑप्शन हमारा, प्रोटेक्ट वर्कबुक। अनप्रोटेक्ट करने के लिए सिंपली क्लिक करना है और आपको पासवर्ड डाल देना है 44 ओके। तो ये आपकी जो है अनप्रोटेक्ट हो चुकी है। अभी देखिए सीट 4 आ चुकी है। अब ये इंसर्ट भी हो रहा है, डिलीट भी हो रहा है। तो आई थिंक समझ में आ चुका होगा, ये दोनों ऑप्शन क्लियर हो गए। अगला ऑप्शन है शेयर वर्कबुक। तो शेयर वर्कबुक ये ऑप्शन जो है ये इंटरनेट कनेक्ट होने पर काम करेगा। और इसका वर्क ये होता है कि अगर आप चाहते हैं ये हमारी सीट है और रियल टाइम में, यानी कि एक समय में ही इस सीट पर कई यूजर को आप काम करवाना चाहते हैं। यानी मान लीजिए कि अलग अलग 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं और हम चाहते हैं कि 5 व्यक्ति एक साथ इसमें डेटा एंटर कर सकें अपने अपने यहाँ से। तो उसके लिए हम इस अपनी फाइल को, यानी कि इस वर्कबुक को शेयर कर सकते हैं ऑनलाइन। तो शेयर करना ये हम किसी सेपरेट वीडियो में बताएंगे आपको, क्योंकि इसके लिए ऑनलाइन नेट की ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि हम बता सकते हैं, नेट हमारे पास अवेलेबल है, बट जो वीडियो है काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए शेयर वर्कबुक को हम किसी सेपरेट वीडियो में देखेंगे डिटेल में। तो शेयर वर्कबुक से आप इतना समझ लीजिए कि अब हम इस वर्कबुक को शेयर कर सकते हैं और एक समय में कई लोग इस पर काम कर सकते हैं। तो अगला ऑप्शन है प्रोटेक्ट एंड शेयर बुक। तो ये दोनों ऑप्शन एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ये हम तभी देखेंगे। और ये अलाउ यूज़र टू एडिट रेंज और ट्रैक चेंज, ये 2 ऑप्शन हम अभी कवर करेंगे। तो इसमें अलाउ यूज़र टू एडिट रेंज, इस ऑप्शन का इस्तेमाल हम तब करते हैं जैसे हमें पता है कि अगर इस सीट को हम प्रोटेक्ट कर दें, प्रोटेक्ट सीट में जाने के बाद तो क्या होगा कि इस सीट पे कोई भी कहीं पर भी वर्क नहीं कर पाएगा। बट हम चाहते हैं कि जो भी है वो अपना बैच टाइम चेंज कर सके। स्टूडेंट अगर अपने बैच टाइम चेंज कर सकें और बाकी के और कोई चेंजेस ना कर पाएँ, उसके लिए हम क्या करते हैं कि कुछ रेंज जो है, यानी ये वाली रेंज यूज़र के लिए छोड़ सकते हैं ताकि वो एडिट कर सके, यानी अलाउ यूज़र टू एडिट रेंज। तो इस ऑप्शन का हम इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए जो रेंज हमें छोड़नी है, यानी कि एडिट कर सके यूज़र, उसको सेलेक्ट करेंगे और फिर अलाउ यूज़र टू एडिट रेंज में जाएंगे। और यहाँ पर जाने के बाद सिंपल आपको यहाँ से न्यू करना है और इसका आप कोई नेम दे सकते हैं इस रेंज का। तो जैसे मैंने बैच टाइम दे दिया, बैच टाइम BT, और उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड डाल देंगे, पासवर्ड सेट करेंगे। जैसे मैंने 44 सेट कर दिया और इसे सिंपल ओके कर दिया और रिपीट कर दिया 44 और ओके कर दिया। तो अब हम चाहते हैं कि ये जो बैच टाइम है वो यूज़र चेंज तो कर सके, बट उसके लिए भी पासवर्ड लगेगा अलग से। तो ये BT पर हमने 44 पासवर्ड सेट कर दिया है और इसे वही एडिट कर पाएगा जो पासवर्ड, जिसको पासवर्ड पता होगा। और फिर ये हम करने के बाद, यानी कि अलाउ यूज़र टू एडिट रेंज, इसमें न्यू करने के बाद BT नाम से हमने बना दिया एक रेंज। और अगर कोई दूसरी रेंज और बनाना चाहते हैं तो सिंपल आप न्यू में चले जाइए फिर से और इसका नाम चेंज कर दीजिए, मतलब जो भी आप रखना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि कॉन्टैक्ट नंबर जो है ये कोई भी चेंज कर सके और इसके लिए पासवर्ड ना मांगे। तो इसका PN नाम से भी बना देते हैं और पासवर्ड को ब्लैंक छोड़ देते हैं, यानी पासवर्ड नहीं सेट करते हैं और सिंपल इसे ओके कर देते हैं। तो अभी 2 रेंज आ गई, BT पर पासवर्ड सेट है और PN पे पासवर्ड नहीं सेट है। तो इसके लिए हमने सिंपल क्या किया है, पहले रेंज को सेलेक्ट किया है और फिर उसके बाद अलाउ यूज़र टू एडिट रेंज पे गए और न्यू बना ली। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, हमको लग रहा है कि BT वाला तो सही है क्योंकि रेंज हमने सेलेक्ट कर रखी थी, बट PN वाला थोड़ा सा गलत हो गया है। तो इसको एडिट कर देते हैं, यानी कि मॉडिफाई कर लेते हैं। तो मॉडिफाई करते हैं और यहाँ पर जो यहाँ पर जो एड्रेस पड़ा हुआ है इसको हटाने के बाद फ़ोन नंबर का कॉलम जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरह से। और अब हम इसको ओके करते हैं। तो अब ये सही है। और फिर उसके बाद यहाँ से इसको प्रोटेक्ट सीट करते हैं। तो प्रोटेक्ट सीट करना ज़रूरी है क्योंकि जब तक प्रोटेक्ट सीट नहीं करेंगे तब तक ये वर्क नहीं करेगा। तो प्रोटेक्ट सीट यहाँ से लगा देंगे और फिर इस पर हम पासवर्ड सेट कर देंगे। तो 11 ओके, 11 ओके। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब कहीं भी अगर हम टाइपिंग करेंगे या कहीं भी कुछ करने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, बट अगर बैच टाइम चेंज करने की कोशिश करेंगे तो ये पासवर्ड पूछेगा। तो अगर पासवर्ड हम डाल देते हैं तो बैच टाइम भी चेंज कर सकते हैं, बट अगर कॉन्टैक्ट नंबर चेंज करना हो तो हम ऐसे ही चेंज कर सकते हैं बिना पासवर्ड, विदाउट पासवर्ड। देखिए कॉन्टैक्ट नंबर आराम से चेंज हो रहे हैं। और अगर बैच टाइम चेंज करना है तो उसके लिए हमें पासवर्ड देना होगा। तो पासवर्ड हमने यहाँ पे 44 सेट किया था, तो 44 पासवर्ड देने के बाद अब हम बैच टाइम कहीं भी चेंज कर सकते हैं। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि अलाउ यूज़र टू एडिट रेंज ऑप्शन का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अभी अलाउ यूज़र टू एडिट रेंज ऑप्शन शो नहीं कर रहा क्योंकि ये प्रोटेक्ट है सीट। अब वापस से इसे हम अनप्रोटेक्ट करते हैं। अनप्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे पासवर्ड था 11 ओके, तो ये अभी अनप्रोटेक्ट हो चुका है। तो ये ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे आपके। अगला है ट्रैक चेंज। तो ट्रैक चेंज ऑप्शन का इस्तेमाल हम तब करते हैं
मान लीजिए कि यहाँ पे हमने डेटा तैयार किया और हमें ये डेटा किसी दूसरे को दिखाना है, यानी कि उससे चेक करवाना है। तो अगर वो डेटा चेक करेगा और उसको कोई फॉल्ट इसमें दिखाई देगी तो वो क्या सही करने की कोशिश तो करेगा ही। तो हम चाहते हैं कि जब भी इसमें वो कोई चेंजेस करे, यानी इसको जो देखे और अगर कोई चेंजेस करता है तो हमें पता चले कि उसने कहाँ कहाँ पे चेंजेस किए हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ही ट्रैक चेंज ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे, यानी ऑन कर देंगे। तो उसके लिए सिंपली डेटा को सेलेक्ट करना है और ट्रैक चेंज में जाने के बाद हाईलाइट चेंजेस कर देने। तो हाईलाइट चेंजेस करके और यहाँ पर ट्रैक चेंज पे टिक कर देंगे और इसे सिंपली ओके कर देंगे और ओके। तो अब इससे क्या होगा कि अगर कहीं पर भी कोई भी चेंजेस किए जाएंगे तो ऑटोमेटिक ये चीज़ आ जाएगी, मतलब ये साइन इस तरीके का आ जाएगा कि यहाँ पे चेंज किया गया है। अगर सीतापुर की जगह यहाँ कुछ और टाइप कर देते हैं तो यहाँ पर भी एक तरीके का बॉक्स बन चुका है। तो यहाँ पे कोई भी चेंजेस अगर कहीं भी कोई करता है तो ये हाईलाइट हो जाएगा। उसके बाद ये आप पे डिपेंड करता है, जब आप वापस से फिर देखेंगे तो आप हो सकता है कि जो चेंजेस किए हैं वो सही हों, यानी कि आपको एक्सेप्ट कर लेने चाहिए या रिजेक्ट करने चाहिए। तो आपको जो भी करना है आप कर सकते हैं। ट्रैक चेंज में जाएंगे और यहाँ एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट में जाने के बाद इसे ओके करेंगे और यहाँ पर फिर से आपको एक बार ओके करना है और ये ऑप्शन आ जाएगा आपका एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट। अगर आप एक्सेप्ट आल करना चाहते हैं तो एक्सेप्ट कर लीजिए, रिजेक्ट आल करना चाहते हैं तो आप रिजेक्ट कर दीजिए। और अगर आप एक एक करके एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। जैसे मुझे ये रिजेक्ट करना है, ये नहीं चाहिए तो रिजेक्ट कर दिया। ये भी रिजेक्ट करना है तो ये भी मैंने रिजेक्ट कर दिया, बट ये सही है, ये हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए तो ये हमने एक्सेप्ट कर लिया। ये रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट कर दिया, एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट कर लिया। तो आई थिंक ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब ट्रैक चेंज ऑप्शन का इस्तेमाल करना आपको पता चल गया है कि ट्रैक चेंज का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। ऑफ करने के लिए सिंपल आपको ट्रैक चेंज में जाना है, हाईलाइट चेंजेस में जाना है और यहाँ से टिक को हटा देना है और सिंपल ओके कर देना है और इसे यस। तो इससे क्या होगा कि आपके जो ट्रैक चेंज थे यानी हाईलाइट जो हमने ऑन किया था वो ऑफ हो जाएगा। तो व्यू टाइप में पहला जो ऑप्शन है वो नॉर्मल पेज यानी कि नॉर्मल व्यू। तो अभी जो हमारे सामने जो व्यू है दिखाई दे रहा है ये नॉर्मल व्यू ही है। उसके बाद अगला है पेज लेआउट। तो पेज लेआउट व्यू में क्या होता है कि अगर आप पेज लेआउट व्यू पे क्लिक करते हैं तो जो वर्कशीट होती है यानी वर्कबुक होती है वो पेजेस में बट जाती है, डिवाइड हो जाती है इस तरह से। और अगर आप इसमें वापस से नॉर्मल सेट करते हैं तो वापस से उसी तरीके से नॉर्मल व्यू में आ जाएंगे। उसके बाद है पेज ब्रेक प्रीव्यू। तो पेज ब्रेक प्रीव्यू में क्या होता है कि अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो इसमें आपका केवल उतना ही पेज शो होगा जितना आपका डेटा है या जितना टाइप कर रखा है आपने। तो हमने इतना टाइप कर रखा है तो केवल इतना ही शो हो रहा है। अगर हम यहाँ पे कुछ टाइप कर देते हैं तो ये क्या होगा कि यहाँ से कवर कर लेगा पूरा, ये शो करेगा इतना, यानी जितना हमने टाइप कर रखा है सिर्फ उतना ही शो करेगा। इसको आप जूम कर सकते हैं, यहाँ पे जो माइनस है ये आप जूम करके भी इस पर काम कर सकते हैं। इसमें दिखाई भी देता है कि कौन सा पेज 1 है कौन सा पेज 2 है। तो ये हो गया आपका पेज ब्रेक। अगर वापस से नॉर्मल करते हैं तो आपका फिर से ये नॉर्मल हो जाएगा। तो ये तीनों ऑप्शन हो गए। उसके बाद अगला है कस्टम व्यू। कस्टम व्यू का MS वर्ड अगर आपने पढ़ा है तो वहाँ पे एक ऑप्शन था बुक मार्क। तो बुक मार्क मीन्स क्या होता था कि हम कहीं पर भी कोई भी हेडिंग या पैराग्राफ को मार्क कर सकते थे ताकि ज़रूरत पड़ने पे वहीं पर पहुँचा जा सके। ठीक उसी प्रकार कस्टम व्यू भी यहाँ पे काम करता है। मान लीजिए कि आपके पास ये बहुत बड़ा डेटा है और कहीं पर किसी डेटा में मान लीजिए कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है या कॉन्टैक्ट नंबर है वो गलत है, आपको डाउट लग रहा है और इस तरह से हो सकता है कई एम्प्लॉय या कई स्टूडेंटों के डेटा में हो। तो हम क्या करते हैं कि वहाँ उस जगह पर कस्टम व्यू का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर कुछ मिस्टेक लग रहा है तो सिंपली आप उस पर क्लिक कीजिए, कस्टम व्यू में जाइए और यहाँ पर ऐड कर दीजिए। इसका आप कोई नाम दे सकते हैं, जैसे मैंने A1 दे दिया तो इसको ओके कर दिया। इसी तरह से हो सकता है यहाँ पे आपको कोई नेम में कोई मिस्टेक लग रही है, डुप्लीकेट नेम में डुप्लीकेट है डबल नेम, तो यहाँ पे कोई दिक्कत है तो कस्टम व्यू यहाँ पर भी आप सेट कर दीजिए A2 ओके। इस तरह से आप जितनी जगह चाहें कस्टम व्यू सेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप किसी दूसरे से डिस्कस करने के बाद में फाइनली जब आप डिसीजन लें तो वहाँ पर पहुँचने के लिए आपको सिंपल कस्टम व्यू पे क्लिक करना है और A1 पे क्लिक करना है, शो कर देना है। तो आप वहाँ A1 पर पहुँच जाएंगे और A2 पे क्लिक करेंगे तो आप सिंपल A2 पर पहुँच जाएंगे। तो आई थिंक कस्टम व्यू समझ में आ गया होगा। डिलीट करना चाहते हैं तो सिंपल आप क्लिक कीजिए और यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं और शो करवा सकते हैं। अगला ऑप्शन है फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन में आप जब पहुँचेंगे तो वहाँ पर जितने भी टैब हैं सब गायब हो जाएंगे, मेनू टैब, और आपके सामने सिर्फ वर्कशीट होगी और आप आसानी से वर्क कर सकते हैं, यानी आपको वर्क करने के लिए जगह थोड़ी ज़्यादा मिल जाएगी। नॉर्मल स्क्रीन में जाने के लिए सिंपल आपको इस पर डबल क्लिक करना है और वापस से डबल क्लिक करना है टाइटल बार पे। उसके बाद अगला ऑप्शन है शो एंड हाइड। तो शो एंड हाइड में यहाँ पर कई ऑप्शन दिख रहे हैं। फार्मूला बार। तो फार्मूला बार क्या होता है कि जब हम यहाँ पे इक्वल टू लगाते हैं और ये कुछ फार्मूला लगाते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये फार्मूला बार होता है। तो कोई जरूरी नहीं कि हम फार्मूला लगाएं तभी वो फार्मूला बार में शो होगा। फार्मूला बार में जो सेल में एक्चुअल में टाइप होता है वो चीज़ दिखाई देती है। एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ इक्वल टू 25 + 65 और एंटर किया तो ये जो 90 शो कर रहा है ये आपकी वैल्यू है। ये क्या है? वैल्यू है। और इसमें जो फार्मूला सेट है वो फार्मूला बार में दिखाई देगा। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा हाँ कि फार्मूला बार क्या होता है और इसको यहाँ से हम ऑन और ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद है हेडिंग्स। तो जो ABCD और 1 2 3 दिख रही हैं ये मतलब रो और कॉलम के जो नेम है ये हेडिंग्स होती हैं। अगर इसको ऑफ कर दें तो ABCD और 1 2 3 हट जाएंगे और ये ऑन हो गए।
उसके बाद ग्रिड लाइन। तो ग्रिड लाइन से क्या होता है कि ये जो आपकी लाइनें दिख रही हैं हल्की हल्की, हालांकि ये प्रिंट आउट नहीं होती, प्रिंट आउट होती हैं, उसके लिए हमको ऑप्शन को ऑन करना पड़ता है। पेज लेआउट में जाने के बाद ग्रिड लाइन को प्रिंट करने के लिए यहाँ पे ऑन करना पड़ता है। अगर आप ABCD को भी प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी इसको ऑन करना पड़ता है, बट अगर ऑन ना करें तो नॉर्मली ये प्रिंट नहीं होती, लेकिन दिखाई दे रही है। बट अगर यहाँ से हम व्यू में जाकर ग्रिड लाइन से टिक हटा देंगे तो ये दिखाई भी नहीं देंगी, मतलब पूरा आपका जो पेज है वो ब्लैंक दिखाई देगा। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर ये शो एंड हाइड ऑप्शन से फॉर्मूला बार, हेडिंग और ग्रिड लाइन करना है। रोलर और मैसेज बार नहीं करना है, ये शो नहीं हो रहे हैं, शो नहीं करते हैं। अगला ऑप्शन है जूम। तो जूम आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ये प्लस और ये माइनस, और इसके शॉर्टकट की होती है, आप कंट्रोल बटन प्रेस करके और माउस का स्क्रॉल बार को भी आप अप डाउन कर सकते हैं, इससे भी आपका जूमिंग जो है वो प्लस माइनस होगा। और बाकी आप अगर आप यहाँ से मैनुअली जूम करना चाहते हैं तो ये आप जूम कर सकते हैं, जितना जूम करना है 100% तो 100 कर सकते हैं, और या आप मतलब काफ़ी ज़्यादा जूम है या कम है, अगर आप 100 करना चाहते हैं तो सिंपल आप 100 पे क्लिक कर सकते हैं, तो ये 100% सेट हो जाएगा अपने आप। उसके बाद है जूम टू सिलेक्शन। तो जूम टू सिलेक्शन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका कर्सर यानी सिलेक्शन जहाँ भी होगा वो एरिया ऑटोमेटिक जूम हो जाएगा। तो आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा। और कितना जूम होगा, तो ये मैक्सिमम जूम होगा। मैक्सिमम एक्सेल में मैक्सिमम जो जूम होता है वो 400 होता है, 400%। तो जूम टू सिलेक्शन पे क्लिक करते ही आपका 100% जूम हो जाएगा, सॉरी 400% जूम हो जाएगा, और 100% पे क्लिक करेंगे तो वापस से आप 100% पे पहुंच जाएंगे। तो जूम टू सिलेक्शन में क्या होगा कि जो एरिया आपने सेलेक्ट कर रखा है वो जूम होता है। तो आई थिंक ये तीनों ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे। अगला ऑप्शन है न्यू विंडो। तो न्यू विंडो का इस्तेमाल हम तब करते हैं, इसका कोई खास इस्तेमाल तो वैसे नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। इससे डुप्लीकेट विंडो हो जाती है। अभी आप देख पा रहे होंगे ये हमारी विंडो है, अगर आप न्यू विंडो करते हैं तो ये 2 हो गई। यहाँ पे नीचे देखेंगे तो बुक 1 बुक 2, तो बुक 1 पर भी वही चीज़ है और बुक 2 पर भी वही चीज़ है। इसका कुछ खास इस्तेमाल तो नहीं है, हमें तो फिलहाल अभी तक नहीं लगा, क्योंकि उसकी एक सीट की दूसरी डुप्लीकेट हो जाती है, बाकी और कुछ खास यूज़ इसका नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन है अरेंज ऑल। तो अरेंज ऑल से क्या होता है कि अगर आपकी कई सारी बुक्स ओपन है, मैं एक बुक को क्लोज कर देता हूँ। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे कंट्रोल N से एक नई वर्कशीट ली और फिर कंट्रोल N से नई वर्कशीट ली, तो अभी हमारे पास 3 वर्कशीट ओपन हो गई, बुक 2 और बुक 3 बुक 2, मतलब ये बुक 2 है और ये नई वाली बुक है और ये बुक 3 है। तो अगर आप इसको अरेंज करना चाहते हैं, यानी हम चाहते हैं कि तीनों की तीनों वर्कशीट हमारे सामने दिखाई दे, तो सिंपल आप अरेंज ऑल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर किस तरह से दिखाई दे, टाइल्ड, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। तो फिलहाल इसको वर्टिकल सेट करते हैं और ओके करते हैं। तो देखिए आपकी 1 2 3 तीनों सीटें आपकी यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। आप अलग अलग सीट पे जाके आसानी से वर्क कर सकते हैं। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि अरेंज ऑल से क्या होता है। सिंपल है, अरेंज हो जाती है सीटें। हॉरिजॉन्टली चाहते हैं तो आप हॉरिजॉन्टली भी इसको ऐसे सेट कर सकते हैं। अगर आप व्यू साइड बाय साइड देखना चाहते हैं तो व्यू साइड बाय साइड पे क्लिक कर सकते हैं, बट साइड बाय साइड में सिर्फ आप 2 ही सीटों का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए 2 सीटें ही दिखाई देंगी। और वर्टिकली तो इस पर आप वर्टिकल सेट कर दीजिए और यहाँ पे व्यू साइड बाय साइड, तो ये आपका दिखाई देगा। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ खास नहीं है, विंडो को अरेंज करना होता है, यानी कि हम मैनुअली भी इसको कर सकते हैं, बट मैनुअली में टाइम लगता है, तो सिंपली हम यहाँ पर ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है फ्रीज। ये क्या होता है इसको देखते हैं। ये बाकी की सीटें को क्लोज कर देते हैं हम। तो यहाँ पर फ्रीज पेन से क्या होता है कि अगर हम हमारे पास बहुत बड़ा डेटा है और ये हमें पता है कोर्स नेम ऑफ स्टूडेंट, ये क्या है, डेटा की हेडिंग्स हैं, यानी कि ये फील्ड है। तो अगर हम नीचे स्क्रॉलिंग करते हैं तो वो जो हेडिंग्स हैं ये भी ऊपर चली जाती हैं, जिससे कि अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये चीज़ क्या है, ये क्या डेट ऑफ बर्थ है या क्या है। तो ये चीज़ अगर हमें हेडिंग्स ऊपर दिखाई दें तो क्लियरली समझ में आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको फ्रीज कर सकते हैं। तो फ्रीज करने के लिए सिंपल आपको यहाँ पर क्लिक करना है और ये टॉप रो में होना चाहिए। तो आप इसको थोड़ा सा मूव कर देते हैं, मैं टॉप रो में हमने कर दिया इसको टॉप रो। अब अगर हम फ्रीज करना चाहें तो इसको फ्रीज में जाएंगे और सिंपली फ्रीज टू टॉप रो, यानी कि जो टॉप रो है वो फ्रीज हो जानी चाहिए अपनी जगह पे। तो अभी ये जो ऊपर वाली रो है ये फ्रीज हो चुकी। अब अगर आप स्क्रॉलिंग करते हैं तो ऊपर वो जो है मूव नहीं होगी, यानी स्क्रॉल नहीं होगी, बाकी स्क्रॉल होंगे नीचे की तरफ। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि फ्रीज क्या होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। अनफ्रीज कर देंगे तो आपका जो फ्रीज है वो अनफ्रीज हो जाएगा और अभी स्क्रॉलिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद फ्रीज पेन से मैनुअली आप जितना चाहें फ्रीज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक कर रखा है और यहाँ से हमने फ्रीज कर दिया, तो ये एक लाइन आ गई देखिए यहाँ पे। और अब अगर हम मूव करते हैं तो देखिए वो ऊपर के 3 रो जो हैं वो फ्रीज हो चुकी हैं। इसी तरह से इधर अगर आप इधर को बढ़ते हैं तो आपके ये भी फ्रीज हो चुके हैं कॉलम। देखिए यहाँ पे PQR ये चेंज हो रहा है, बट ये मूव नहीं होगा। और वापस से अनफ्रीज करना है तो उसी तरह से अनफ्रीज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे टॉप रो, उसी तरह से फर्स्ट कॉलम भी। अगर आप चाहते हैं कि हम जब इधर साइड को बढ़ें, यानी कि इधर बढ़ें, तो एक कॉलम यानी कि ये कोर्सेज का जो कॉलम है ये फ्रीज रहना चाहिए, तो आप सिंपल इसको फ्रीज कर सकते हैं। तो फिलहाल तो ये फर्स्ट कॉलम होता है, यानी ये फर्स्ट कॉलम में होना चाहिए तभी आपका फ्रीज होगा।
फ़िलहाल तो इसको मूव करना पड़ेगा, तो ये तो आप कर ही सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन है स्प्लिट। तो स्प्लिट से तोड़ सकते हैं। स्प्लिट जैसे ही हम करेंगे तो ये क्या होगा कि एक सेकेंड, फ्रीज हटा नहीं हमको लग रहा है, हट चुका है। तो यहाँ स्प्लिट से जहाँ पर आपने क्लिक कर रखा होगा वहाँ से वर्कशीट टूट जाएगी, ये देखिए। और ये कैसे काम करता है ये भी आप जो माइनस कर देते हैं। अब देखिए अगर हम नीचे से यहाँ पे मूव करते हैं तो देखिए मूव हो रहा है, 17 है और ये 21 है, यानी कि ऊपर का मूव नहीं हो रहा। ये इस तरह से स्प्लिट में दिखाई देगा डेटा 4 फ्रेम में। और अगर यहाँ से आप करना है अप डाउन तो ये ऊपर का ही फ्रेम केवल अप डाउन होगा, नीचे का नहीं होगा। और अगर आप लेफ्ट को जा रहे हैं तो सिर्फ यही मतलब चेंज होगा, उधर का नहीं होगा। तो ये चीज़ है, ये समझ में आ गया होगा आई थिंक। ये 4 फ्रेम में डेटा दिखाई देता है इस तरह से, 4 व्यू हैं इसके स्प्लिट में। अगर आप कर देंगे तो हट जाएगा। हाइड से आपकी जो सीट है वो हाइड हो जाएगी और अनहाइड से वापस आ जाएगी। ये जो सीट नहीं सॉरी वर्कबुक, पूरी वर्कबुक क्या होती है, सीट 1 सीट 2 सीट 3। वर्कबुक के अंदर तीनों सीटें आ जाती हैं और सीट के अंदर सिर्फ वही सीट होती है, यानी सीट 1। तो यहाँ पर ये ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे। व्यू साइड बाय साइड ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट ऑप्शन इसमें है सेव वर्क स्पेस। सेव वर्क स्पेस क्या होता है, तो मान लीजिए कि आप एक साथ में 4 से 5 सीटों पर काम करते हैं। ये हमारे पास कुछ बाहर पड़ी हुई हैं, ऑलरेडी सेव हैं। फाइनेंशियल, फुल फॉर्म और नंबर ऑफ पीरियड, ये 3 प्रोजेक्ट हैं हमारे जिन पर हम कंटिन्यू काम करते हैं। कभी इस पर करते हैं तो कभी इस पर करते हैं तो कभी इस पर करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है कि पहले तो हम एक्सेल को ओपन करते हैं, फिर ये तीनों फाइलों को हमें बार बार खोलना पड़ता है, यानी इसको भी खोलते हैं, इसको भी खोलते हैं और इसको भी खोलते हैं। और जब बंद करना पड़ता है तो तीनों को फिर बंद करते हैं, क्योंकि तीनों पे कंटिन्यू स्विच करके काम करते हैं ना, तो तीनों को ओपन भी करना पड़ेगा और क्लोज भी करना पड़ेगा। तो अगर हम चाहें तो वर्क स्पेस बना सकते हैं। तो वर्क स्पेस क्या होता है कि उसमें जितनी भी आप फाइलें चाहें एक ही फाइल में सेव कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपकी फाइलें भी अलग अलग रहेंगी और जब भी आप उस वर्क स्पेस की फाइल को खोलेंगे तो आपकी जितनी भी उससे फाइलें जुड़ी होंगी वो अलग अलग ओपन हो जाएंगी एक साथ, और क्लोज करने पे एक साथ क्लोज हो जाएंगी। तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा। अब इस्तेमाल करते हैं कि इसको करेंगे कैसे। तो हमारे पास ये 3 ऑलरेडी फाइल बनी है, ये तो आप बना ही लेंगे, मतलब हमारी ये 3 प्रोजेक्ट है मान लीजिए, और उसको हमें इसी बुक 2 नाम के साथ में जोड़ना है। तो सिंपल आप क्या करेंगे, सेव वर्क स्पेस पे क्लिक करेंगे। और इसके लिए एक चीज़ और कि जब हम सेव वर्क स्पेस फर्स्ट टाइम करेंगे, फर्स्ट टाइम यानी अभी कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको ये तीनों फाइलें एक बार तो मैन्युअली ओपन करनी ही पड़ेंगी। तो इसको मैं एक बार मैन्युअली ओपन कर लेता हूँ। फाइनेंशियल ओपन कर लिया, फुल फॉर्म ओपन कर लिया और नंबर ऑफ पीरियड ओपन कर लिया। तो देखिए यहाँ पर मैंने 4 फाइलें ओपन कर रखी हैं और हम फर्स्ट वाली बुक 2 पर चले जाते हैं, बुक 2 वर्कशीट पे। अब यहाँ से जैसे ही हम सेव वर्क स्पेस पे क्लिक करेंगे तो बैकग्राउंड में जितनी भी एक्सेल की फाइलें ओपन होंगी उनका एक वर्क स्पेस बन जाएगा, यानी कि ये सारी फाइलें इसके साथ में जुड़ जाएंगी। तो आप सिंपल सेव वर्क स्पेस पे क्लिक कीजिए और डेस्कटॉप पर इसको एक नए नाम से सेव करना पड़ेगा, आपको नई फाइल बनानी पड़ेगी। तो मान लीजिए इसको मैं वर्क नाम से सेव कर देता हूँ, वर्क UPCISS, और फिर इसे सिंपली सेव कर देना है। तो इसको सेव करेंगे, यस करेंगे, और फिर मान लीजिए इसको हमने क्लोज कर दिया, सारी फाइलें क्लोज कर देते हैं, सब क्लोज हो गया। अब अगर आप इस वर्क UPCISS फाइल को ओपन करेंगे तो जैसे ही इसको आप ओपन करेंगे तो सारी की सारी फाइलें जो है वो ओपन हो जाएंगी। ओपन हो रही हैं एक करके। ये ऑफिस 2013 हमारे ओपन हो गया है। इसमें दोनों ऑफिस पड़े हैं, 7 भी पड़ा है, 13 भी पड़ा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 13 और 7 लगभग एक जैसे ही ऑप्शन है। तो ये देखिए यहाँ पे वर्क स्पेस ये अलग अलग सारी फाइलें ओपन हो चुकी हैं, एक साथ हम स्विच करके काम कर सकते हैं। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। तो और इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन बचा है। ऑफिस 2007 ही ओपन करते हैं। तो सेव वर्क स्पेस हो गया। स्विच विंडो, तो स्विच विंडो में जब हमारे पास जैसे यहाँ पे हमने 2-3 सीटें ले ली और यहाँ पर स्विच विंडो में अगर 3 पे काम करना चाहते हैं तो 3 पे चले जाइए, 3 पे काम कर सकते हैं। 2 पे काम करना चाहते हैं तो 2 पे चले जाइए, जैसे 2 पे काम किया, अब 1 पे जाना है तो 1 पे चले जाइए, 1 पे काम किया, इस तरह से स्विच कर सकते हैं। और दूसरा भी तरीका है, आप यहाँ से भी स्विच कर सकते हैं या फिर यहाँ से भी स्विच कर सकते हैं। उसके बाद माइक्रो क्या होता है, ये रिकॉर्डिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रिकॉर्डिंग मीन्स कि आपकी जो वॉइस है वो नहीं रिकॉर्ड होगी, बल्कि आप यहाँ पे जो भी टाइपिंग करेंगे या जो भी इसमें वर्क करेंगे वो रिकॉर्ड होगा आपका। तो सिंपली आपको क्या करना है, अगर कोई कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बार बार टाइप करनी पड़ती हैं, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे हमने कुछ लिखा, यहाँ पे कोई डेटा या टाइप किया ऐसा, और ये हर सीट पे हमें टाइप करना पड़ता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको टाइप करने से पहले एक बार इस पर रिकॉर्डिंग ऑन कर लेंगे। तो माइक्रो में जाने के बाद रिकॉर्ड माइक्रो पे क्लिक करना है और इसका कोई आप नाम दे सकते हैं, जैसे मैंने WE दे दिया, WE यानी V इसका नाम दे दिया हमने। और इसकी शॉर्टकट की भी आपको सेट कर सकते हैं ताकि शॉर्टकट की प्रेस करने पे ये रिकॉर्डिंग रन हो जाए। तो आप सिंपल इसकी शॉर्ट की कोई भी दे सकते हैं, जैसे मैंने Shift E दे दिया। Shift E दे दिया मीन्स कंट्रोल तो पहले से हाई है, कंट्रोल प्लस Shift प्लस E हो गई, कंट्रोल Shift और E इसकी शॉर्टकट की हो गई इस माइक्रो की। और आप इस आप ओपन यानी ओके कर दीजिए। और अब जब भी हम यहाँ पे कोई वर्क करेंगे तो वो रिकॉर्ड हो रहा है, और रिकॉर्डिंग मान लीजिए बस इतना ही रिकॉर्ड करना है, तो सिंपल आप इसको स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दीजिए। जैसे आप इसको स्टॉप करेंगे रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी।
और उसके बाद आप शीट 2, शीट 3 या कहीं पर भी जाके आप उसी डेटा को लिख सकते हैं, यानी कि रन करवा सकते हैं। तो उसके लिए आपको रिकॉर्ड में नहीं आना है, आपकी बार पहले रिकॉर्ड किया था, अब जाना है व्यू माइक्रो में और यहाँ पर वी नाम का एक माइक्रो दिया गया, इसको आप रन कर सकते हैं। तो ये देखिए रन हो गया। और अगर आप शॉर्ट की प्रेस करते हैं तो ये तब भी आपका रन होगा, बट ये रन हो रहा है, वहीं पर डेटा लिख रहा था जैसे कंट्रोल से टी, तो ये आपका रन हो गया। तो शॉर्टकट की से भी डेटा आपका जो है वो मतलब माइक्रो रन हो जाएगा। तो आई थिंक माइक्रो समझ में आ गया होगा। वैसे तो माइक्रो का इस्तेमाल काफ़ी एडवांस लेवल पे होता है, मतलब थोड़ा एडवांस लेवल पे VBA में होता है। तो ओके, सो मिलते हैं अगले वीडियो में। फिलहाल काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन इसमें हमने कवर किए व्यू में। और अभी तो फिलहाल एक्सेल समाप्त हो चुकी है, एक्सेल की सीरीज, और अगली सीरीज होगी हमारी पावर पॉइंट की। MS वर्ड की सीरीज ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है इस यूट्यूब चैनल पे। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।